अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट खैरियत से हो गई और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको टेस्ट बहुत पसंद आई होगी। आज जो है हम उसी टेस्ट जो 1 अगस्त पर पूरी सिंध में जितने भी बड़े शहर थे, नवाबशाह, ठुल, हैदराबाद, कराची और लाड़काना वगैरह, सखर से लेकर उन सब में जो टेस्ट कंडक्ट हुई उसकी केमिस्ट्री पोर्शन की हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं और इसकी हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसका कौन सा टॉपिक सही है और इसका कौन सा टॉपिक करेक्ट जो है वो गलत है। लेकिन 3 गलत होंगे जो होंगे वो क्यों गलत होंगे और जो सही होगा वो क्यों सही होगा, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। और जो मेन चीज़ जो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जो कि हमारी टेस्ट को कंडक्ट करने का मेन मकसद भी था और हमारा एक पर्पस भी यही था कि टेस्ट के जिस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू आया है और एमसीक्यू जो हमने पूरी कोशिश की थी कि एमसीक्यू वहाँ से बनाए जहाँ पर हमको लगता है कि यहाँ पर कोई ट्रैप है, यहाँ पर कोई जाल बिछा हुआ है, या ऐसा समझो कि जहाँ पर एक्सेप्शन है। याद कर लो एमटीकेट में या जितनी भी यूनिवर्सिटी की टेस्ट होती है जो नॉर्मल होती है, कुछ जनरल टेस्ट है उसको छोड़कर, वो एक एमसीक्यू समझो एक ट्रैप है या एक एमसीक्यू से समझो एक खड्डा है। एक पूरा किताब हमारे पास एक रोड मैप है, उसके अंदर जहाँ जहाँ पर खड्डा है वहाँ वहाँ पर एक एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू बनता ही वहाँ पर है जहाँ पर कोई ना कोई एक्सेप्शन हो, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई ना कोई ट्रैप हो, या कोई ना कोई जाल हो, कोई नेटवर्क हो, ऐसी कोई चीज़ें जो हिडन हो जिसको हमको नहीं पता, उसी को तो एमसीक्यू बोलते हैं। वहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी। तो हम भी कोशिश करेंगे कि आज उन खड्डों के बारे में आपको बताया जाए जो कि एमडीकेट में मौजूद होंगे, और अगर इंशाल्लाह आपने सही तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया तो आप उनको आसानी से साइड से पार कर जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास हाजिर है स्क्रीन पर, वहाँ पर है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, 2NO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास रिएक्शन है। लेकिन सवाल का जो मतलब है वो ये कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, नंबर 1 जो कि स्लो है और स्टेप नंबर 2 जो कि फास्ट है। और इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली जब डिटरमाइन किया गया तो इसकी रेट इक्वेशन हमको मिली हुई है। रेट लॉ के मुताबिक जो इसकी रेट इक्वेशन बनती है वो है हमारे पास R बराबर KNO2 का स्क्वायर। इट मीन्स ये हमको देखा हुआ लग रहा है, जब भी अगर रेट बराबर आ जाए किसी भी कांस्टेंट के बाद ए के स्क्वायर या ए बी के आ जाए, ए स्क्वायर या फिर ए मल्टीप्लाई बी आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे ये नहीं पूछ रहा कि इस रिएक्शन का यूनिट बताओ या क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो यूनिट बताओ। हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट के का यूनिट क्या है। तो इसका यूनिट निकालना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर इस के को पहले रीअरेंज करेंगे तो ये आर तो वही रहेगी, ये जो NO2 हो रहा है इसको आकर यहाँ पर ये आकर डिवाइड करेगा क्योंकि इस तरफ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, और यहाँ पर के सेम रहेगी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अब क्या होना है, अब बस वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम पेज ले रहे हैं, R बराबर के बराबर R अपान में NO2 का स्क्वायर। ठीक है, R रेट का वैल्यू क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब या फिर लीटर, क्योंकि लीटर और डीएम क्यूब एक ही बात है, मोल पर लीटर पर सेकंड। और ये क्योंकि ये कंसंट्रेशन को जाहिर करता है तो कंसंट्रेशन का यूनिट है सिर्फ मोल पर लीटर, उसमें पर सेकंड नहीं आता, पर सेकंड हमेशा रेट में आता है। तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर इसलिए। अब हम क्या करेंगे, ऐसे समझो कि ये चीज़ यहाँ पर एक दफ़ा है, यही सेम चीज़ यहाँ पर 2 मरतबा है, तो ये पूरी इसके स्क्वायर में ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास ऑल ओवर क्या बच गया, हमारे पास बच गया पर सेकंड अपान में
मोल पर लीटर, ठीक है, ये हमको वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर जो ये लीटर है, ये लीटर माइनस में है तो हम इसको प्लस में कर देंगे। लीटर को, मोल तो ऑलरेडी प्लस में, ये माइनस में, तो इसको हम ऊपर करके प्लस में कर देंगे। तो ये हो जाएगा लीटर, वो प्लस में रहेगा, मोल क्योंकि नीचे हो जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और पर सेकंड हो जाएगा। पर सेकंड वही रहेगा जो है, ठीक है, ये बन गया। अब ये जो है हमारा यूनिट के मुताबिक, हमारे पास यूनिट है इक्वेशन के मुताबिक के का, तो ये हम ऑप्शन टिक करेंगे। और ये ऑप्शन हमारा मैच करता है ऑप्शन नंबर बी से, लीटर पर मोल पर सेकंड, ठीक है, लीटर पर मोल पर सेकंड इसका यूनिट है। कैसे बना, बिल्कुल आसान है, ये बस इक्वेशन हमको याद करनी है और रीअरेंज करके यूनिट रखने हैं। रेट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, जबकि कंसंट्रेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, सिर्फ मोल पर डीएम क्यूब या मोल पर लीटर। हो सकता है ज़्यादातर वो डीएम क्यूब देंगे, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर लीटर रखा था। चलो, विच मॉलिक्यूल हैज़ एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, वो भी पूछ रहा है कि किसकी एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, कोई हमारे पास एटम है, एटम के अंदर होंगे शेल, KLM, इस तरीके से शेल होते हैं। जैसे मान लो M शेल हो गया, KLM, M के लिए n बराबर 3, ठीक है, M के लिए n बराबर 3, क्योंकि M शेल है, शेल के अंदर होंगे ऑर्बिटल, और इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, इसके अंदर 9 ऑर्बिटल होंगे। क्यों, क्योंकि n² वाला फार्मूला हम लगाएंगे, 9 ऑर्बिटल। वो कौन कौन से होंगे, वो हो जाएंगे 3s, 3p और 3d, 3 3 3, ये 9 ऑर्बिटल इसमें होंगे। तो अब होता क्या है, कभी कभी उसी एटम के अंदर जिसमें भी M शेल होगा उसमें ये S इस पर इससे मिलेगा, और ये P जो है S P से मिलेगा। तो इस तरीके से ये ऑर्बिटल आपस में मिलकर, ये ऑर्बिटल या ये सब शेल आपस में मिलकर एक ऑर्बिटल बनाते हैं। ये ऐसे समझो कि एक सब ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसको बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। मिसाल के तौर पर ये S है और ये P है, ये S और P आपस में मिलकर बनाएंगे SP ऑर्बिटल या सब ऑर्बिटल, या आप कुछ ऐसा समझ लो, S सब ऑर्बिटल है, P सब ऑर्बिटल है, या समझो सब शेल है, वो मिलकर खुद में ही एक ऑर्बिटल बनाएंगे, उसको बोला जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये एक ही शेल के अंदर ऑर्बिटल है और ये सेम ही एटम के अंदर है, कोई बाहर वाला एटम नहीं है, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। अब छोटी सी एक चीज़ है कि स्ट्रक्चर के बुनियाद पर ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन, हमने समझ लिया कि ऑर्बिटल होते हैं दरअसल जो एक ही एटम के अंदर खुद में खुद अंदर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन निकालते कैसे, निकालने के लिए एक चीज़ हमको याद रखनी है, हमको एक चीज़ हम जस्ट अज्यूम करेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रीजन, या फिर उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोमेन, जो आपकी मर्ज़ी, आप रीजन बोलो या डोमेन बोलो, या वैसे ही आप अपनी मर्ज़ी से कोई पॉइंट बोलो तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं। एक चीज़ हमको याद रखनी है इसके अलावा कि अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए या फिर डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, इन तीनों में से कोई भी एक आ जाए, एक बार सिंगल बॉन्ड आ जाए, एक बार डबल, या फिर एक बार ट्रिपल आ जाए, इन सब के लिए हम पॉइंट लिखेंगे 1 पॉइंट या 1 रीजन या 1 डोमेन, क्योंकि मेजर डोमेन लिखा जाता है या फिर डोमेन पढ़ा जाता है, हम भी डोमेन बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए 1 डोमेन, अगर एक बार आ जाए, एक बार डबल आ गया तब भी वही एक डोमेन, अगर एक बार ट्रिपल बॉन्ड आ गया तब भी वही डोमेन। दूसरी बात जो मेन चीज़ रखनी है, अगर लोन पेयर आ जाए, एक बार लोन पेयर आ रहा है तो उसके लिए भी एक डोमेन, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये CH4 है, मीथेन है, इसका स्ट्रक्चर ज़रा बनाते हैं। ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड तो है नहीं, लोन पेयर भी है नहीं, कार्बन की वैलेंसी 4 है और चारों ही बॉन्ड पूरे हैं। अब हमको गिनने हैं कि टोटल बॉन्ड कितने हैं, है सिंगल तो हम सिंगल गिनते हैं, 1 2 3 4। सो एक ही एटम के, इसी कार्बन के सेंट्रल एटम के टोटल 4 है, तो इसको बोलेंगे 4 डोमेन, ठीक है, 4 डोमेन। मिसाल के तौर पर मैं लार्ज D से बोलता हूँ, D मतलब डोमेन। तो जिसके लिए 4 डोमेन आ जाए उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, ठीक है। अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल, अगर कोई लोन पेयर नहीं है, जैसे इसमें लोन पेयर नहीं है तो शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल।
और बॉन्ड एंगल हो जाएगी कितनी, 109.5 डिग्री, ठीक है। और sp3 हो जाएगा। अगर डोमेन हो गए थ्री डोमेन हो गए, डी का मतलब डोमेन है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी sp2 और जो बॉन्ड एंगल बन जाएगी वो बन जाएगी 120 डिग्री, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगी और इसमें जो शेप बन जाएगी, स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर बोलेगा। अगर यहाँ पर टू डोमेन मिलते हैं हमको, तो उसके लिए बॉन्ड बन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी sp2 और जो बॉन्ड एंगल बन जाएगी वो बन जाएगी 180 और जो शेप बनेगी वो लीनियर बनेगी, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, तो फिलहाल के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन याद रखना। और ये एक चीज़ बताने का मतलब कि लाजमी नहीं हर बार हाइब्रिडाइजेशन पूछे, हो सकता है बॉन्ड एंगल पूछे, हो सकता है आपसे शेप पूछे, स्ट्रक्चर पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। यानी कि यहाँ पर ये जो थोड़ा बहुत एक छोटा मोटा जार बिछा हुआ है उससे बच के चलना है, बस कहने का मतलब इतना ही है, ठीक है। तो ये क्योंकि 4 डोमेन है, तो 4 डोमेन के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे sp3, इसको मेंशन कर लेते हैं sp3, ठीक है। हमसे तो sp पूछा है तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर ज़रा बना लो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये इसके, या पहले सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं उसके बाद देखते हैं इसको। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ठीक है। क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर 3 बॉन्ड आ जाएगी। अब वैलेंसी पूरी हो गई। अब देखो मैंने क्या बोला था, एक एटम के अंदर हमको डोमेन काउंट करने हैं। एक तो डोमेन ये हो गया सिंगल बॉन्ड वाला, ये वाला, ठीक है। इसको मैं किसी और कलर से मेंशन करता हूँ, बस यहाँ पर ये पॉइंट लग गई है, इससे समझना ये सिंगल बॉन्ड या सिर्फ मेंशन करने के लिए ये था, वो ये वाला, ठीक है। एक तो बॉन्ड ये हो गया और एक बॉन्ड ये हो गया। ये कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक ये ट्रिपल एक ये सिंगल, यानी इसके डोमेन बन गए 2। जब इसके 2 डोमेन बन गए तो दो डोमेन के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp। आप पूछ सकते हो कि इस कार्बन को, इस हाइड्रोजन को क्यों नहीं काउंट किया, क्या ये कार्बन इससे नहीं आता क्या? कार्बन का सवाल नहीं है, कार्बन ये कि ये कार्बन फिर अलग हो गया। मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन एक ही एटम के अंदरूनी ऑर्बिटल का मेलाप है, कॉम्बिनेशन है, ओवरलैप है। ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है, इसी कार्बन के ये 2 ऑर्बिटल काउंट करेंगे। हाँ, अगर इसी कार्बन, ये कार्बन किसी एटम से अटैच होता, यहाँ पर या यहाँ पर सिंगल होता है, डबल होता, तो हम काउंट करते ऑफ कोर्स, जैसे यहाँ पर था। लेकिन ये कार्बन अलग है, फिर ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे, ये सिंगल बॉन्ड नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ ये एक ट्रिपल बॉन्ड और एक ये सिंगल बॉन्ड। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp। बिल्कुल ऑफ कोर्स, ये जो कार्बन है इसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। आपकी मर्जी, आप ये कार्बन ले लो या ये कार्बन ले लो, दोनों की sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। लेकिन कोई भी आप एक कार्बन लोगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एटम का इंटरनल अफेयर है, उसके अंदरूनी ओवरलैप है, उसका अंदरूनी मसला है, हमारा कुछ नहीं जाए, मतलब बाहर वाले एटम का कुछ नहीं जाए। तो इसकी हो गई sp, और हमसे पूछ भी sp रहा था, तो इसका ऑप्शन सही हो गया b, ठीक है। लेकिन नीचे ज़रा आते हैं, बोरान क्योंकि कौन से ग्रुप का है, 3rd ग्रुप का है, तो ये रहा हमारा बोरान, ये फ्लोराइड, ये फ्लोराइड, ये फ्लोराइड। ज़रा डोमेन चेक करो, 1 2 3 डोमेन है और कोई लोन पेयर है नहीं, तो 3 के लिए sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। शेप वगैरह पूछा नहीं, लेकिन हम देखते हैं। अमोनिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, ठीक है। एक लोन पेयर रह गया। डोमेन कितने हुए, 4, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड, एक लोन पेयर, टोटल 4। तो sp3 के लिए, क्योंकि इसमें लोन पेयर है तो इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं रहती, इसकी जो शेप बन जाती है वो ट्राइगोनल पिरामिडल बन जाती है अमोनिया की। और इसकी जो बॉन्ड एंगल होती है वो 109 से थोड़ी टिल्ट होकर 107.5 डिग्री बन जाती है, ठीक है। तो ये बात भी जहन में रखनी है, क्योंकि लोन पेयर आ जाता है तो इसकी शेप ट्राइगोनल पिरामिडल बन जाती है। लेकिन हमसे क्योंकि सिर्फ ये इसके बारे में पूछा गया था, तो हम यही बता रहे हैं। ओके, which set of condition is most suitable for converting ethanol into ethene? अब इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी कंडीशन यहाँ पर सही है? उसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
अच्छा क्यों सही है? जब हम 140 पर करते हैं तो इथेनॉल बन जाता है, हमको क्या देता है? डाई इथाइल ईथर। क्यों देता है? और अगर 170 सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर रखते हैं तो हमको मिल जाता है इथीन। ठीक है, इथेनॉल की बात हो रही है यहाँ पर। वो इसलिए क्योंकि ये कम टेम्परेचर पर सारी बांड नहीं टूटती। इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 मॉलिक्यूल लेने से उसमें डिहाइड्रेशन होगी, वाटर रिमूव हो जाएगा, लेकिन सिर्फ वाटर ही रिमूव होगा, उसके अंदरूनी सारी बांड नहीं टूट सकती। तो उसकी ऑल ओवर अरेंजमेंट अलग हो जाएगी और उसका स्ट्रक्चर जो होगा अब वो डाई इथाइल कहलाने के लायक होगा। सिर्फ वाटर रिमूव हुआ तो अल्कोहल नहीं रहा, और जब वो अल्कोहल नहीं रहा तो वो क्या बन गया? डाई इथाइल ईथर बन गया। और इतना टेम्परेचर था ही नहीं कि उसके सारी बांड टूट जाए। सारे बांड टूटे, कुछ हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तभी तो डबल बांड आएगा तो और इथिन बनेगा। लेकिन डबल बांड नहीं आ सकता क्योंकि सारे बांड टूट ही नहीं रहे। सिग्मा बांड स्ट्रॉन्ग बांड होता है, इसीलिए सारे बांड यहाँ पर नहीं टूट रहे 140 सेंटीग्रेड पर। उसके लिए ज़रूरी है कि आप टेम्परेचर बढ़ा दो। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहे। उसके बाद है हमारा MCQ नंबर 5। What organic product is formed when ethine ozonide undergoes reaction with हाइड्रोजन peroxide? तो यह रिएक्शन का अगला पार्ट है ना। पहले में क्या होता है? इथाइन होता है C2H2, वो रिएक्ट करता है ओजोन से, यानी कि O3 से। जब इथाइन और ओजोन आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? हमको बीच के लिए एक कंपाउंड मिलता है जिसको बोला जाता है इथाइन ओजोनाइड। मेजर में उसको ओजोनाइड पढ़ा जाता है, लेकिन उसको बोलेंगे इथाइन ओजोनाइड। और इथाइन ओजोनाइड को जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन कराया जाता है तो हमको मिलता है गिलायक्सोल। हमको मिलता है गिलायक्सोल। और उसका यूनिट, उसका जो होता है, क्या होता है फार्मूला? उसका फार्मूला होता है ये C2H2O2। ठीक है, ये H2O2 से ये C2 होता है वो मिल जाता है। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभी कभार, क्या? CHO, यानी कि CHO और CHO ये 2 बार लिखा जाता है, या फिर लिखा जाता है C2H2O2। इसका सही जवाब है गिलायक्सोल। ठीक है, ओके। Which of the following reaction is used as a confirmatory test for an alkene? एक टेस्ट है, उसको बोला जाता है ब्रोमीन वाटर। ये टेस्ट मेनली की जाती है जब अनसेचुरेशन की कंफर्मेशन करनी हो। लाजमी नहीं कि सिर्फ अल्कीन के लिए, यानी कि अल्काइन भी आप कर सकते हो, लेकिन हमारे बुक में ये टेस्ट अल्कीन के लिए ली गई थी या उसके लिए मेंशन की गई है, तो हम भी उसके लिए ही जो है वो अज्यूम करेंगे। जैसे कि हमारे पास रिएक्शन मौजूद है जिसमें इथिन रिएक्शन करती है, वो क्या कर रही है? ब्रोमीन को ऐड कर रही है, तो ब्रोमीन इसका पार्ट हो जाएगा। और ये जो ब्रोमीन है वो एक कलरफुल, ऐसे समझो कि कलरफुल कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है। इसका डीकलराइज हो जाएगा, जब प्रोडक्ट बनेगी तो उसका कलर ख़त्म हो जाएगा और हमको पता लग जाएगा कि इसमें कोई डबल बॉन्ड था या ट्रिपल बॉन्ड था। इसीलिए ये यहाँ पर किसी भी डबल बॉन्ड को चेक करने के लिए हम ब्रोमीन टेस्ट की जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन C। ठीक है, बाकी तो मैच ही नहीं करें, इसमें वाटर आता नहीं और ये तो होगा नहीं, ये तो अल्काइल हैलाइड बन रही है, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है। अच्छा, एक बात और जो है आपको जहन में रखनी है, यहाँ पर जो मेरे पास स्लाइडर में चल रही है, हो सकता है उसका नंबर आगे पीछे हो, और हो सकता है कि आपके पास जो MCQ उसका नंबर कोई और हो। वैसे तो केमिस्ट्री कभी बीच में थी, कभी कहाँ पर थी, कभी कहाँ पर थी, लेकिन ऑल ओवर सवाल भी जो है वो शफलिंग हो गई, तो इसलिए ये थोड़ा जहन में रखना। ठीक है, हम वापस आते हैं। व्हेन इक्वल मोल ऑफ कैल्शियम, याद रख लेना ये इक्वल मोल ऑफ कैल्शियम बोल रहा है। ठीक है, एक बात ये, रिएक्ट सेपरेटली विथ नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस अंडर सुइटेबल कंडीशन टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्राइड एंड कैल्शियम हाइड्राइड। हम जब कैल्शियम नाइट्रोजन से मिलती है तो कैल्शियम नाइट्राइड बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोजन से मिलती है तो कैल्शियम हाइड्राइड बनता है रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू नाइट्रोजन एटम? हाइड्रोजन एटम से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है कि जब कैल्शियम के 3 जो है वो मोल N2 से रिएक्ट करेंगे, यानी कि 1 मोल से रिएक्ट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा Ca3N2 मिलेगा। ठीक है, एक बात याद रख लेना,
ये चीज़ हाइड्राइड के लिए, जब कैल्शियम का 1 मोल हम देंगे तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम होते हैं वो उससे रिएक्ट कर लेंगे और हमको मिलेगा कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड हमें मिल जाएगा। अब हमको क्या बोला जा रहा है, हमको बोला जा रहा है कि रेशियो निकालो जब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एटम का और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल का जब इक्वल नंबर ऑफ कैल्शियम हो। तो ये तो 3 और 1 का है ना, तो सबसे पहले हम इसको इक्वल करेंगे। इक्वल क्या करेंगे, ये 1 है तो इसको भी 1 के लिए लेंगे। कैल्शियम के 3 मोल, नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल उठा रहे हैं। कैल्शियम का 1 मोल कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उठाएगा, ये 3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो 1/3 यानी कि अगर कैल्शियम का हम 1 मोल ले लें तो नाइट्रोजन का 1/3 मोल होगा। अब इसको यहाँ पर रख लो, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो दोनों बराबर हो गए, 1-1 मोल हो गया। या आप कोई और 2, 3, 4 रख लो तो रेशो वही रहेगा, रेशो चेंज नहीं होता। लेकिन सबसे सिंपल है कि 1 मोल से कवर करें, तो अगला तो आज खुद 1 में है ना, इसीलिए। वैसे आप इसको 2 कर दो, इसको 6 कर दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप करके देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया 1/3। लेकिन सबसे पहले हमको हाइड्रोजन रखना है। एक कैल्शियम कितने हाइड्रोजन उठा रहे हैं, एटम पूछ रहा है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो यहाँ पर रख रहेंगे 2। और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितने, एक कैल्शियम 1/3 N2। लेकिन यहाँ पर कोई भी हमसे मैच नहीं करा क्योंकि ये कंप्लीट नंबर नहीं है। तो इसको हम कंप्लीट नंबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 आएगा और ये आ जाएगा 2/3। तो ये भी कोई होल नंबर बना नहीं। होल नंबर करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2, तो इसको भी करेंगे ऑफकोर्स 3 × 1/3 N2। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3/3 और 3 से 3 कट गया, 6:1, ऑप्शन डी। ठीक है, ये बन गया इसका ऑप्शन डी। 8, द मॉलिक्यूल हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि कोई सेंट्रल एटम है और उसके पास कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पूछा रहा है हमसे, और पूछा जा रहा है कि इस स्ट्रक्चर में कौन सा है जो मॉलिक्यूल आएगा। BF3 तीसरे ग्रुप का है, और इसके पास 3 फ्लोरीन है, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। स्ट्रक्चर बना लो तब भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर है ही नहीं। अमोनिया के पास बिल्कुल लोन पेयर है। ये रहा नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन ऐड करो, ये हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड करो, यहाँ पर ये लोन पेयर रहेगा, क्योंकि ये 5वें ग्रुप का है। तो 3 और 1 ये एक लोन पेयर रह गया और 3 सिंगल बॉन्ड रहेगी। तो आपका जो हमारा सही जवाब है वो ऑप्शन बी। CH4 कार्बन के पास टोटल बॉन्ड पूरे हैं 4, तो चारों हाइड्रोजन मौजूद है। बेरिलियम के पास 2 ही है, दूसरे ग्रुप का है, और 2 क्लोरीन मौजूद है, तो ये भी नहीं, सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो सिंपल था। और इसका जनरल स्ट्रक्चर जो होगा वो ये हो जाएगा। हो सकता है कभी जनरल स्ट्रक्चर पूछ ले, या फिर इस तरीके के MCQ आ जाते हैं। अगर कोई पूछ लेता कि मान लो बोरान के लिए पूछ जाता कि उसके पास जो है वो कोई लोन पेयर नहीं है, और उसके पास जो होंगे वो 3 बॉन्ड पेयर होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा, और वो क्या होगा, तो जो है वो ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना हमको चाहिए। ओके, व्हेन फिनोल इज हीटेड विथ डैश इट गिव्स पिक्रिक एसिड। फिनोल को जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से किया जाता है तो इतने इलेक्ट्रोफाइल होते नहीं। कौन सा, NO2 इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। जब वो इतने नहीं होते डाइल्यूट फॉर्म में, तो वो एक मिक्सचर देते हैं जिसमें आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल होते हैं। ठीक है, ए के लिए। Br2 से तो वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनेगा। H2SO4 तो नहीं। हाँ, ऑप्शन डी। इसमें हमें क्या मिलता है, हमको मिलता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल हमको मिलता है। और ये ही जो है इसका दूसरा नाम है। ठीक है, पिक्रिक एसिड का दूसरा नाम है। यहाँ पर हमको ये नहीं मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल मिलेगा यहाँ पर। लेकिन हमसे ये पूछ नहीं रहा, हमसे पूछा जा रहा है पिक्रिक एसिड, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका। ओके, ठीक है। वो ऑप्शन चेंज क्यों देता है, इसलिए देता है क्योंकि वो स्ट्रेंथ डिपेंडेंट है, यानी कि नाइट्रेशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रिएक्शन। तो वहाँ पर इतने इलेक्ट्रोफाइल होते नहीं, NO2 होते नहीं,
कि वो इतना उसका स्ट्रक्चर पे, जब उसके ऊपर जो OH है वो क्या करता है, बेंजीन को प्रिपेयर करता है नाइट्रेशन के लिए कि इलेक्ट्रोफाइल आकर वो अटैक करे, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर बढ़ा देगा एरोमेटिक रिंग में। तो वो सिर्फ बनती है एक ऑर्थो और पैरा में, जब वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है तो वो वहाँ पर अटैक करता है। और जब पिक्रिक एसिड की बारी आती है तो वो, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कंसनट्रेशन में होता है, तो इसलिए हमको पिक्रिक एसिड मिलता है। ठीक, ये एक सिंपल से एक्सप्लेनेशन है उसकी। द प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल फंक्शन इज, ये तो सबको पता है कि एक प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं, अगर उसका सीक्वेंस चेंज कर लो तो प्रोटीन का फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों चेंज। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक प्रोटीन है ABCD, उसमें 4 अमाइनो एसिड है, आपने C को उठाकर उसकी जगह पर A रख लिया और A की जगह पर C रख लिया, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज, फंक्शन चेंज। जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है वो डिटरमाइन करता है प्रोटीन का फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर। तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन चेन, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड नहीं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड उसका कोई ताल्लुक नहीं, ओवरऑल लेंथ का कोई ताल्लुक नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए है। ठीक है, ये क्लासिक MCQ है, बहुत पुराना, याद कर लेना। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड रिएक्ट फास्टेस्ट एंड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले फास्ट में फास्ट जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एडिशन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करेगा, सबसे जो फास्ट करेगा वो करेगा टोलिन। ठीक है, पहले ऑर्डर लिख लो, सबसे पहले करेगा टोलिन, टोलिन के बाद करेगा बेंजीन, बेंजीन के बाद करेगा क्लोरोबेंजीन, उसके बाद आखिर में करेगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, लास्ट में नाइट्रोबेंजीन। उसकी वजह क्या है, वजह वही है, जो मिथाइल ग्रुप है वो सबसे बेहतर नमूने प्रिपेयर कर सकता है बेंजीन को, उसको बोला जाता है +I इफेक्ट, यानी कि सोली सिंधी में नहीं, सोली उर्दू में, आसान उर्दू में +I इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट। जो चेन होती है रेडिकल की, उससे इलेक्ट्रॉन को खींचकर बेंजीन को देना। अब कार्बन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, उससे तो कहीं ज़्यादा बेंजीन है खुद, तो बेंजीन क्या करेगी, उसके साथ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मिथाइल में जितने कार्बन होंगे ना, उसका कुछ इलेक्ट्रॉन का खिंचाव बेंजीन की तरफ हो जाएगा, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बेहतर नमूने अटैक कर सकता है इसके ऊपर। तो इसको बोला जाता है +I इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन का खिंचाव होता है उसके एरोमेटिक रिंग की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा तो बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, यानी एरोमेटिक रिंग के ऑल ओवर एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोफाइल बेहतर नमूने अटैक करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होते हैं उनको बेहतर या इफेक्टिवली करने के लिए 2 मेथड है। या तो इलेक्ट्रोफाइल को आप और पॉजिटिव करो, यानी उसके से और इलेक्ट्रॉन खींच लो तो उसको गुस्सा आएगा, और वो क्योंकि वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव पर ज़ोर से अटैक करेगा, इफेक्टिवली करेगा। या तो फिर बेंजीन रिंग को यानी कि एरोमेटिक रिंग को आप इतना नेगेटिव कर दो, इतना नेगेटिव कर दो कि छोटा पॉजिटिव चार्ज भी उसकी तरफ खींचा चला है। तो ये दोनों मेथड है। यहाँ पर +I इफेक्ट है जो कि टोलिन इस्तेमाल करेगा, वो दूसरे वाला, यानी एरोमेटिक रिंग को इतने इलेक्ट्रॉन देगा, इतने इलेक्ट्रॉन देगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो खींचा चलाएगा और उसके आकर वो अटैक करेगा। तो इसलिए ये आर्डर होगा, तो ये आर्डर याद कर लेंगे और इंशाल्लाह बहुत काम आएगा आपको। 12 ऑल द फॉलोइंग पेयर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट। अब होता है क्या है, सबसे पहले लाइमन, पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं, उसके बाद बामर, उसके बाद क्या है पास्कन, और उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद पीफंड। ठीक है, पीफंड। अब जब हम इस तरफ जाते हैं लाइमन टू पीफंड, तो हमको क्या मिलता है, हमको वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलती है। और जब वेवलेंथ इंक्रीज मिलती है तो हमारे पास वेव इक्वेशन के मुताबिक E = h म्यू, और यहाँ पर म्यू जो है वो बराबर होती है C/λ, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, वेवलेंथ के। ठीक है, तो वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो हमको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि वो डिक्रीज होती जा रही है।
हमसे क्या पूछ रहा है कि हर चीज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि पीछे की तरफ से होगी। ये इस इंक्रीज, इधर से इधर इंक्रीज, इधर से इधर इंक्रीज। एक ऐसा ऑर्डर होगा जो सीधे जा रहा होगा, लाइमन टू बामर या बामर टू पास्कन या पास्कन टू ब्रैकेट या ब्रैकेट टू पी फंड। उसमें जो होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, क्योंकि ऑल ओवर जो सीधा रिलेशन है वो ये है। तो देख लो, ब्रैकेट टू पास्कन पीछे की तरफ है, ठीक है, ब्रैकेट टू पास्कन ये पीछे की तरफ आ रहा है ना, तो इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर इंक्रीजिंग होगा और वेवलेंथ डिक्रीज होगी। तो ये नहीं, पास्कन टू बामर फिर से पीछे, ये रहा पास्कन, ये रहा बामर, सो पीछे आ रहा है, तो ये भी नहीं। पास्कन टू लाइमन यहाँ से पीछे की तरफ, तो ये भी नहीं। लाइमन टू बामर, देखो लाइमन टू बामर सीधी हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये भी एक तरीके का एमसीक्यू है, लाजमी नहीं कि हर बार फ्रीक्वेंसी पूछे, हो सकता है कभी वेवलेंथ पूछे, फ्रीक्वेंसी पूछे, या फिर ये ना भी पूछे, तब भी यहाँ से बहुत अच्छे एमसीक्यू बनते। ये आपका टॉपिक तो आंख बंद करके कवर होना चाहिए। ये समझो कि ये एक टॉपिक आपके जेब में, हम सिंधी में बोलते हैं बधी मार्क्स, यानी बधियों मार्कू। ऐसा समझो कि क्या मैं आपको बताऊं, मार्कू ये जो मार्क्स है वो आपके जेब में पड़ी हुई हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। एक दो एमसीक्यू तो आएंगे आएंगे, इस पर तो कोई शक ही नहीं है, ठीक है। ये नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और, लेकिन आएगा ज़रूर यहाँ से, तो ये याद कर लेना। एमसीक्यू नंबर 13, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज टू ड्राइव विच टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस। अच्छा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं वे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल में, और वो जो उसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, वो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। हम थोड़ा आते हैं कि वो होता क्या है। दूसरे टाइप के सेल होते हैं, गाल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। ऐसा क्यों भाई? उसकी वजह यह है कि ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाए उसको स्पॉन्टेनियस बोला जाता है, यानी कि उसको जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। जिस चीज़ को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑल ओवर जो रिएक्शन होगा, जो इसके अंदर प्रोसेस होगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 20 का। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ वैलिड इलेक्ट्रॉन इन अ डी ऑर्बिटल। ये भी एक बहुत अच्छा एमसीक्यू है। कब से पूछ रहा है कि डी ऑर्बिटल में कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, कौन सा हमको क्वांटम नंबर का सही रिलेशन बता रहा है कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसकी एक अच्छी सी अजम्पशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले डी ऑर्बिटल की हमको की चाहिए। डी ऑर्बिटल के लिए की क्या चाहिए हमको, इसके लिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सबसे पहले एल की वैल्यू लिखते हैं, जिसको जो हमको पता है क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि एस के लिए 0, पी के लिए 1 तो और डी के लिए 2। अब एल की वैल्यू 2, तो एन की वैल्यू इससे 1 ज़्यादा होनी चाहिए, एन बराबर 3, ठीक है। एन बराबर 3, एल बराबर 2, एम बराबर क्या हो जाएगी, तो ये हम कोई भी लिख सकते हैं, कोई मतलब कोई भी 2, ठीक है। ऐसे नहीं, 0 से स्टार्ट करते हैं इसको, तो सही रहेगा। ये रहा हमारा 0, ये रहा, बस इसको छोड़ो, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा -1 और ये रहा -2। एस की वैल्यू 1/2, माइनस या प्लस दोनों चलेगी, लेकिन हम प्लस ले रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि यहाँ से कोई भी ऑप्शन उठा लो, n बराबर 3, l बराबर 2, -2, 1, 1, 2, s बराबर 1/2, यहाँ से कोई भी उठा लो, काम चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है, m जो है वो 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, -2 से छोटा नहीं होना चाहिए, -2 से +2 के बीच में वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर कोई वैल्यू 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, तो फिर m की ये वायोलेंस होगी, तो ये रूल नहीं बनेगा। इसलिए हमको इस कंडीशन के अंदर वैल्यू चेक करनी है। n बराबर 2, n बराबर 2 तो होगा ही नहीं, ठीक है, पहली बात। n बराबर 3 चलेगा, l बराबर 2 चलेगा, लेकिन m बराबर +3 नहीं चलेगा, क्योंकि वो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, ये बन ही नहीं रही डी ऑर्बिटल के लिए, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी पर आओ, n बराबर 4 चल सकता है, तो बिल्कुल चलेगा। क्यों चलेगा भाई? n बराबर 4, तो ये हो गया 3D, इसमें होगा 4D, ठीक है। l बराबर वही 2 हो जाएगा,
m बराबर ये सेम हो जाएगा, यानी कि -2 -1 0 1 और 2 ये रहेगी। s की वैल्यू 1/2। अगर l की वैल्यू 2 n की वैल्यू 4 तो ऑर्बिटल क्या बनेगा? 4 के लिए दे दो 4, l के लिए ऑर्बिटल d 4d। ठीक है, n बराबर 4 l बराबर 2 m बराबर -2 मौजूद है, ये हम लिख सकते हैं s बराबर +1/2, ये सही है। n बराबर 5 l बराबर 3, l बराबर 3 लिख ही नहीं सकते, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाकी सारे गलत है। ओके, उसकी वजह ये हमने यहाँ पर देख लिया। Which of the following is not a common electrophilic substitution reaction of benzene? नाइट्रेशन जिसमें NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, सल्फोनेशन, ठीक है, ये इसमें जिसमें SO3 ये इलेक्ट्रोफाइल है, फ्राइडल किराफ्ट एसाइलेशन इसमें आयन होता है जिसमें हेलोजन को उठाकर ये इसमें अटैक करता है, और हाइड्रोजनेशन ये एडिशन रिएक्शन है। बाकी सारे जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सवाए हाइड्रोजनेशन के, क्योंकि इसमें बेंजीन हाइड्रोजन नॉर्मल ऐड कर लेती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा जा रहा है हमसे? व्हाट हैपेंस टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट व्हेन अ सॉल्युबल साल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन इफेक्ट? ठीक है, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट से क्वेश्चन है कि मान लो, इसको ऐसे समझ रहे हैं कि ये पूछ रहा है कि अगर कॉमन आयन इफेक्ट यानी कि एक स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट किसी सॉल्यूशन में या किसी सॉल्वेंट में हम सॉल्व कर रहे हैं, वो हल हो रहा है, उसमें हमने कोई साल्ट डाल दिया, उन दोनों में एक आयन हो गया जो दोनों में एक जैसा है, सिमिलर है, इसीलिए तो कॉमन आयन बोला जाता है। तो उससे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सबसे पहली बात, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। अब डिक्रीज़ क्यों होगी ये हम देखेंगे। समझ लो ये हमारे पास, अच्छा उससे पहले दो चीज़ें मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूँ, मेरी दो चीज़ों पर उंगली नहीं उठानी। एक मेरी राइटिंग और ड्राइंग दोनों मेरी अच्छी नहीं है। दूसरी मेरी उर्दू लैंग्वेज यहाँ पर, जो कि क्योंकि मैं नेटिव स्पीकर सिंधी हूँ इसलिए थोड़ी उर्दू मेरी कच्ची है। तो ये हमारे पास कंटेनर है, उसमें हमने क्या डाल दिया, मान लो कोई AgCl डाल दिया, ठीक है, AgCl2। अब ये क्या होता है, ये AgCl ये टूटेगा, हमको मिलेगा मर्क्यूरी प्लस क्लोरीन, ये यहाँ पर हो रहा है और हमको ये मिल रहा है। अब हो रहा है हमने क्या कर दिया, इसमें NaCl और ऐड कर दिया। अब NaCl में क्या है, NaCl में है क्लोरीन, तो ये सोडियम और क्लोरीन में टूटेगा, ये सोडियम में टूट गया और ये क्लोरीन में टूट गया। अब क्लोरीन ये क्योंकि सोल हो रहा है तो अब क्लोरीन बढ़ गई। अब ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गई तो रेट जो होगा वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, है ना, वो शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन बढ़ती जा रही है, तो क्लोरीन को ज़्यादा मौका मिल रहा है कि वो AgCl से मिले, और क्लोरीन Ag से मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा AgCl बनेगा, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी ऑल ओवर डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये फिर इसे मिलकर इसको फॉरवर्ड की तरफ मोड़ दे रहा है। अभी रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ता जा रहा है, इतना सॉल्युबिलिटी हो नहीं रही जितनी कि वो AgCl बन रहा है। उसकी वजह यह है कि ये जो क्लोरीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा AgCl से मिल रहा है, क्योंकि अभी क्लोरीन बाहर से आने लगा ना। ऐसे समझो को एक सिस्टम है, उसके अंदर आदमी है, वो हम उसको निकालना चाह रहे हैं वहाँ से, कमरे से, उसको दो दरवाजे हैं, एक कमरे से हम निकालते जा रहे हैं। अभी वो निकालते एक कमरे से 2 या 3 निकाल रहे हैं तो 4-5 आते जा रहे हैं, तो हम उसको कम तो कर ही नहीं सकते, मतलब। तो यही वही सेम तरीका है यहाँ पर। क्लोरीन जो है वो बाहर से लाया गया, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रेट जो होगा वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और फॉरवर्ड के शिफ्ट होने से AgCl बढ़ जाएगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट है, वो जो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, याद रख लेना, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इसमें, इसीलिए। 17 Which reagent favors elimination reaction rather than substitution reaction in ethyl bromide? क्या आपने क्या टिक किया है मुझे नहीं पता, लेकिन देख लो। अब ये जो एक्वस के OH है, यहाँ पर ये जो OH है
ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के तौर पर, ठीक है। ये बोलेगा मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ। ये जब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो ये फेवर करेगा मोस्टली SN2 को, ये मोस्टली SN2 को। ये जो OH है ये एक्ट करेगा एज अ बेस, ये एक्ट करेगा एज अ बेस, और ये जैसे बेस को एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ये एलिमिनेशन को क्या करेगा, फेवर करेगा। सिंपल सी बात है। SN2 में क्या होगा, SN2 में ये होगा कि ये OH जो होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, बिहेव करेगा, फिर क्या करेगा, सब्सिट्यूट करेगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन हो जाएगा। इस ब्रोमाइड को हटाकर ये बना लेगा CH3CH2 और ये OH खुद न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर मतलब अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इथेनॉल SN2 में। यहाँ पर क्या मिलेगा, एलिमिनेशन में हमको मिलेगा इथीन, हमको इथीन मिलेगा, और बेस जो होता है वो हमेशा फेवर करता है एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो ये जो अल्कोहलिक KOH है, अच्छा उसकी वजह एक ये भी है कि ये जो एक्वस है वो ज़्यादा पोलर है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल से। ये वाला थोड़ा कम पोलर है, यानी इसे समझो कि थोड़ा बहुत कम पोलर और ये ज़्यादा पोलर। तो ये जो कम पोलर है ये एज अ बेस एक्ट करेगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल वाला है वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा, और ये जो बेस वाला है वो एलिमिनेशन को फेवर करेगा, ठीक है। बाकी ये तो कहीं से भी बन नहीं रहे, तो हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों के कंपेरेटिवली। तो अल्कोहल जो है वो एलिमिनेशन को फेवर करेगा, और जो एक्वस KOH है वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक को फेवर करेगा। और दोनों की प्रोडक्ट इसमें बनेगी इथेनॉल, इसमें बनेगी इथीन, क्योंकि एलिमिनेशन है। ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, और क्या हटा लेगा, इसे यहाँ से HBr हटा लेगा, है ना। एलिमिनेशन में ये होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो वहाँ से हमको मिल जाएगा इथीन। ओके, ये बात हमको जहन में रखनी है। थोड़ा वंस अगेन, हो सकता है इस बार में आपके सामने आ गया हो। तो भाई ये देखो क्वेश्चन ये है, ये जो इथाइल ब्रोमाइड है इनमें से कौन सा होगा जो एलिमिनेशन को फेवर करेगा, सब्स्टिट्यूशन को नहीं करेगा, सवाल ये है। तो भाई अल्कोहलिक, सीधा जवाब है, जो सवाल ऐसा जवाब। अब क्यों की वजह यह है कि ये जो एक्वस है वो ज़्यादा पोलर है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल के। अब ये ज़्यादा पोलर है तो इसमें जो OH बनेगा, OH जिससे निकलेगा वो बोलेगा मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ, मैं कोई बेस तो नहीं ना हूँ कि मैं कोई एलिमिनेशन करूँगा, मैं तो न्यूक्लियोफाइल हूँ। तो ये न्यूक्लियोफाइल बनकर ये SN2 रिएक्शन करेगा, SN2 का मतलब है ये अटैक करेगा, और इससे यहाँ पर जो ये Br है, जो ब्रोमाइड है, उसको रिप्लेस कर लेगा, तो हमको मिलेगा इथेनॉल, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ये जो अल्कोहलिक है इसमें जो OH निकलेगा ये बोलेगा भाई मैं बेस हूँ, मैं वो न्यूक्लियोफाइल है तो मैं बेस हूँ। अब बेस फेवर करता है एलिमिनेशन को, ये सिंपल सा रूल है। एलिमिनेशन कौन फेवर करता है, बेस करता है, नॉन पोलैरिटी करता है, ये करते हैं ना। तो ये बेस है, ये एलिमिनेशन होगा। ये क्या करेगा एलिमिनेशन में, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, जिसमें HBr निकल जाएगा और हमको मिल जाएगी इथीन, ठीक है, हमको इथीन मिल जाएगी। तो ये जो था एक थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन था जो हमने अभी कवर कर लिया। ये तो इंतहाई आसान MCQ था, और उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया हो गया। ये पूछ के आ रहा है कि इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश होता है वेपर्स प्रेशर में वो किन दोनों के बीच में होता है। मेल्टिंग तो होती नहीं, बॉइलिंग होती है, मेल्टिंग नहीं होती, फ्रीजिंग होती नहीं, कंडेंसेशन होती है, फ्रीजिंग होती नहीं। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, ये बात सही है ऑल ओवर, लेकिन सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है, ठीक है। बुक की लाइन है, उम्मीद करता हूँ आपने कवर जो है वो अच्छी तरीके से किया होगा। 99% या 99.5% लोगों का सही होगा। अगर 0.1% या 2% भी किसी का गलत हो गया हो, किसी और वजह से, किसी भी वजह से गलत टिक हो गया या कोई भी, तो कोई मसला नहीं, ऐसे होता रहता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। बहरहाल, व्हाट फंक्शनल ग्रुप इज़ फॉर्म्ड बाय अ कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड टू नाइट्रोजन, यानी कार्बन जब नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड में अटैच हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको साइनाइड या फिर नाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है। अमाइन में क्या होता है, अमाइन में ये होता है ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अटैच होता है। अमाइड में जब ऐसे हो कि रेडिकल हो, कार्बन की चेन हो, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो, ठीक है, या इसको छोड़ो, हम इसमें अमाइड में क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ NH2 अटैच हो तो उसको अमाइड बोलते हैं, बरोबर।
बरोबर। नाइट्राइल में क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ये दोनों अटैच होते हैं, जबकि अल्काइन का तो आपको पता है भाई, जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कार्बन चेन में तो उसको अल्काइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था फंक्शनल ग्रुप से एक सवाल, साइनाइड किसे बोलते हैं, तो जेन में रखना है, फिर हो सकता है अगली बार इस तरीके का कोई एमसीक्यू आ जाए। Which of the following pairs contains the same number of moles? सेम नंबर ऑफ मोल्स किससे मैच करते हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 गिवन 11 अपान में 44, इसका मतलब हो गया 1 अपान में 4 मतलब 0.25। ठीक है, क्योंकि 11 गिवन तो हमको 11 है, अपान में 44 तो ये हो गया 1.4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 कैसे निकालेंगे? यहाँ पर कोई भी अगर गैसियस कंडीशन है, 1 मोल है तो 6.02, तो 1.505 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, ये इसमें कैंसिल, ये एक इस पर 4 मरतबा 1 अपान में 4 मतलब 0.25। ठीक है, 1.5 का डबल क्या होगा 3 का डबल क्या होगा 6 हो गया, 1.5 का डबल 3 मीन्स 2 टाइम, 3 का डबल 6 मीन्स 4 टाइम, ये इसे 4 टाइम बढ़ाए तो 1 अपान में 4। इसी तरीके से 11 का डबल 22 का डबल 44, तो ये दोनों 0.25 नंबर ऑफ मोल बराबर है, तो ऑप्शन ए सही है। बकाया 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो ये तो 1 मोल हो गया, 11.2 DM³ ऑफ मीथेन आ गया, इसका मतलब ये 0.5 मोल है ना, ये 1 मोल, ये 0.5 मोल, तो ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं है। ये 16 ग्राम ऑफ मीथेन यानी कि 1 मोल, ये 3.01 यानी कि 0.25 मोल, बिल्कुल आसान ऑप्शन दिए थे, इतनी कोई मुश्किल थी नहीं। ये 1 मोल क्योंकि 28 ग्राम में 1 मोल होता है, तो ये 1.5 मोल ऑफ O2, तो इसका सही से जवाब सीधा सीधा बताता जा रहा है कि मैं ऑप्शन ए हूँ भाई, ऑप्शन ए। 21 Ethine react with which reagent to give a red precipitate of copper acetylide? भाई इथाइन दो क्या बोलते हैं, 2 रिएजेंट से रिएक्ट करेगा और 2 चीज़ें बनाएगा। एक करेगा अमोनियम कॉपर क्लोराइड से, है ना, हाँ कॉपर क्लोराइड से, तब क्या देगा रेड कलर का एक कंपाउंड देगा, अमोनियम कॉपर एसिटाइलाइड, ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है। बहरहाल ये रेड कलर का कॉपर एसिटाइलाइड देगा, ये देगा जब कॉपर क्लोराइड्स के साथ इथाइन रिएक्ट करेगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी के साथ। जब अमोनियम नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा इथाइन जब रिएक्ट करेगा अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ, इसके साथ, तो यहाँ पर हमको मिलेगा वाइट कलर का हमको क्या मिलेगा, हमको वाइट कलर का सिल्वर एसिटाइलाइड मिलेगा इसमें। लेकिन यहाँ से हमको पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर एसिटाइलाइड, तो उसका सही जवाब है कॉपर क्लोराइड। जब अमोनियम कॉपर क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पर अमोनियम नहीं है मेंशन किया हुआ, लेकिन अमोनियम बेहतर है तो अमोनियम मेंशन करें। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर वाइट सिल्वर एसिटाइलाइड बनाएगा, जो कि वाइट कलर का होता है, सिल्वर एसिटाइलाइड, सिल्वर एसिटाइलाइड। इससे जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा इथाइन, जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो हमको वाइट प्रेसिपिटेंट मिलेगा। किस चीज़ का उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिल्वर एसिटाइलाइड, और ये वाइट कलर का होगा। जब यही इथाइन रिएक्ट करेगा कॉपर क्लोराइड के साथ, याद कर लेना कॉपर क्लोराइड हो सकता है इस बार नाम आ जाए, तो हमको क्या मिलेगा रेड कलर का मिलेगा कॉपर एसिटाइलाइड, जो उसका कलर रेड होगा, और ये कॉपर क्लोराइड है, ये हमको मिलेगा तब जब कॉपर क्लोराइड के साथ इथाइन का रिएक्शन हो रहा है। तो ये दोनों हमको याद करनी है, और ये एमसीक्यू बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बार याद कर लो कि जब सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से इथाइन रिएक्ट करेगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेंट मिलेगा, जिसको बोला जाएगा सिल्वर एसिटाइलाइड, जो कि वाइट कलर का होगा। सिल्वर एसिटाइलाइड वाइट कलर का, जब अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा इथाइन, ठीक है, जब इथाइन रिएक्ट करेगा कॉपर क्लोराइड के साथ,
तो हमको मिलेगा रेड कलर का कॉपर एसीटलाइड। ये दोनों हमको याद कर लेने और बाकायदा याद कर लेने ये दोनों। When 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद 40 ग्राम ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, हमको रिएक्शन मिला हुआ है और हमको पूछा क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट, यानी कि एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो तो खत्म हो गया, जो पीछे बचा उसका मास फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या करते हैं, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, ये इक्वेशन है, इसके नंबर ऑफ मोल फाउंड करते हैं। गिवन ग्राम 50 कैल्शियम कार्बाइड के, ठीक है 50, ओके। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का एक का 12, तो दो का 40 24 और 40 64, ठीक है। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 0.781, ठीक, इतने नंबर ऑफ मोल। आप करके देख लेना, मैंने तो किया हुआ है, तो 0.781 मिलेगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि 40 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 40 ग्राम ऑफ वाटर के फाउंड आउट करके देखते हैं। वाटर का गिवन है हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 18, इसका मॉलिक्यूलर मास तो 18 है, सबको पता है। जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो पता है जवाब क्या मिलेगा, 2.2222। इसकी 2 ख़त्म ही नहीं हो रही सर, इसकी 2 ख़त्म नहीं होगी। बहरहाल हमको मिला 2.222। अब क्या करना है, हमको इक्वेशन को देखना है। इक्वेशन में यहाँ पर 1 मोल वाटर के 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है इक्वेशन में, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है ना हमको, तो इसका 1 मोल, इसके 2 मोल। प्रेजेंट कितने, इसके 0.81, इसके 2.2। जब इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है तो इसके जब 0.781 होंगे तो इसके भी डबल होंगे, यानी ये 1 तो ये 2, 3 तो ये 6, इसके डबल। तो जब इसके हैं ही 0.781 तो वाटर इसके डबल हो जाएगा, है ना। तो डबल इसको कर लेंगे, हमको नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O मिल जाएंगे, जितने हमारे पास मौजूद हैं, जितने इक्वेशन में यूज़ हो रहे हैं उतने। तो हमको क्या मिलेगा जवाब, 2 1 इज़ 2, 2 8 इज़ 16 और 2 7 इज़ 14 एंड 1 15, तो 1.562। इतने नंबर ऑफ मोल वाटर के यूज़ हुए हैं, इतने यूज़ हो चुके हैं। हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे पास 2.222, ठीक है। आगे को ख़त्म करके इसको 2.23 बोल लेते हैं, जैसे कि मामला हल हो जाए, इसकी 2 बंद हो जाए। अब क्या करेंगे, इसके साथ माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया, बचा 1, 2 में 2 से 6 तो जाएगा नहीं, क्या करेंगे, 12 में से 6 गए 6, यहाँ पर बचा 1, 11 में से 5 गए, कितने बचे, फिर से 6 बचे, यहाँ से 1, तो ये 1.661 बन गया, ठीक है। जब 0.661 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, ये इतने हमको मोल बचे जो बचे हुए हैं, ये वो मोल हैं वाटर के, ये टोटल मोल, ये खर्च किए हुए, हमको एक्सेसिव मोल ढूंढने ना, जितने खर्च हो गए उससे बकाए जितने बचे। तो जो बचे मोल हैं वो टोटल में से इसको माइनस करेंगे खर्च किए हुए, तो हमको बकाया मिल जाएगी। बकाया 0.661, इसका हमको चाहिए मास। इसको जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 11.9 टू समथिंग। उसकी वजह यह है क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, और ये भी पॉइंट में इससे आगे भी नंबर होगा, 0.782 करके लिखोगे तब भी जाकर आपको 12 पॉइंट समथिंग मिलेगा, या 11.9 इतना सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हम मान लेते हैं इसको राउंड ऑफ करके हमको 12 मिल गया, और जब 12 मिलेगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे इससे 0.661 को 18 के साथ तो हमको 12 मिलेगा या 11 पॉइंट समथिंग मिलेगा, ये आप करके देख लेना भली, लेकिन उसकी कैलकुलेशन का तरीका यही सेम रहेगा, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा 12। बेंजीन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज, बेंजीन क्यों रिएक्शन करता है, ESR वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों करता है। इट कंटेन लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन तब होते हैं जब 2 एटम के बीच में रुके हुए इलेक्ट्रॉन हो, 2 एटम के बीच में वो लोकलाइज्ड है, ठीक है। इट हैज़ नो रेजोनेंस, रेजोनेंस होती है, और इसको स्टेबिलिटी
नो रेजोनेंस स्टेबिलिटी, यानी कि इसके पास रेजोनेंस है, और नो रेजोनेंस स्टेबिलिटी, ये ऑप्शन गलत है। इट्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड ओवर द रिंग, बिल्कुल सही। जो इसके 6 इलेक्ट्रॉन है पाए वो डीलोकलाइज होते हैं और वो रिंग को स्टेबल करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है सी। इट इजीली अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, नहीं भाई, जब पूछ ही सब्स्टिट्यूशन रहा है तो एडिशन इजीली कहाँ से आ गया? इसका सही जवाब क्लियरली ऑप्शन सी है। तो पाई इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन का, ठीक है। बिल्कुल आसान और स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन था ये। एमसीक्यू बोल क्या रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक क्वेश्चन है, उसमें ट्रेंड दिया हुआ है और एक ट्रेंड है वो एनोमिलियस है। एक दो और भी चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पर हम सवाल को देखते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। एनोमिलियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड आर पार्टिकुलरली प्रोमिनेंट इन ग्रुप 13, यानी कि ग्रुप नंबर 3 कंपेयर टू द ग्रुप 1 and 2, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू ग्रुप 13 एलिमेंट। अब ग्रुप 13 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऐसे है, सबसे पहले जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नॉर्मली ट्रेंड में क्या होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, ठीक है, ऐसे ये सबको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। ग्रुप 13 में क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर वाला है बोरान, इसकी सबसे ज़्यादा, वो तो होना ही था, चलो ये हो गया। अब उसका जो सेकंड एलिमेंट है उससे क्या होना चाहिए था, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा, बोरान के बाद एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, बोरान के बाद सबसे कम में कम ये है, वो जो सेकंड नंबर पर होने चाहिए था वो कम से कम है। क्यों? बोरान आएगा, बोरान के बाद नीचे से उल्टा कर लेंगे इसको, पहले बोरान, उसके बाद लास्ट वाला कौन सा है इसका, थेलियम। बोरान के बाद आएगा थेलियम, थेलियम के बाद आएगा गैलियम, गैलियम के बाद क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बोरान, बोरान के बाद में आएगा थेलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सबसे आखिर में, ठीक है। इसमें सब बात सही है, लेकिन इंडियम पहले आना था, गैलियम बाद में आना था, तो ऑप्शन बी भी सही हो जाता, क्योंकि करेक्ट जो सीक्वेंस एलिमेंट का वो सी में है। और ये एक बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है और हमारे बुक की टेबल में ये चीज़ मेंशन की हुई है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पिछली टेस्ट से उससे भी पिछली टेस्ट में आईबीए ने मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू जिसको लाइक किया है वो ट्रेंड वाले हैं। ट्रेंड वाले का मतलब ये नहीं कि ये वाला ट्रेंड, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछते हैं ना, कि कभी O2 N2 C2 या इस तरीके से इंक्रीजिंग आर्डर या फिर डिक्रीजिंग आर्डर, ये वाले। उसने पिछली बार 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का एक एमसीक्यू दिया हुआ है, उसके अलावा HI HBr HCl इसका एक आर्डर का दिया हुआ है सीक्वेंस का। तो इस तरीके से, इसलिए यहाँ पर एक खड्डा है, सबसे पहले बोरान के बाद नीचे से उल्टा कर लेंगे, थेलियम के बाद आएगा इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम सबसे लास्ट में, ठीक है। और बोरान सबसे पहले, बोरान तो पहले आएगा ही आएगा सब में, उसके बाद एल्यूमिनियम आखिर में आएगा और नीचे से थेलियम जो होगा वो टॉप पर आएगा, फिर सेकंड लास्ट है इंडियम थर्ड पोजीशन पर, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम। ये हमारे एसटीबी के मुताबिक सही ट्रेंड है, ठीक है, ये बात याद करना। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे एसटीबी में मेंशन की हुई है, कि मिसाल के तौर पर पहले जो ग्रुप है पोटाशियम और रुबिडियम, इन दोनों में 1.8 और 1.8 दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोटाशियम और रुबिडियम की सेम की गई है। तो हो सकता है ये एमसीक्यू आ जाए कि कौन से दो एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो पहले ग्रुप में ये दोनों हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और सेकंड ग्रुप में भी है वो मोस्टली सेम है, यानी अबाउट लाइकली टू सेम, वो है स्ट्रोनियम और बेरियम, ठीक है, जिसकी कितनी है 0.9 और 0.95, ठीक है, एक की 0.9 है, एक की 0.95 है, इतना सा फ़र्क है। तो मोस्टली अगर सेम आ जाए या अबाउट लाइकली टू सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाए तो ये दोनों है। उसके अलावा तीसरे में तो इतना बड़ा गैप है। चौथे में क्या एक्सेप्शन है, कार्बन को छोड़कर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये सारों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, पहले दो को छोड़कर। ऐसे ही हमारे एसटीबी में टेबल बनी हुई है, पहले और दूसरे को छोड़कर बकाया सबकी सेम। तो ये जो छोटे मोटे खड्डे हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जहाँ पर एक्सेप्शन बनती है ट्रेंड में, ये हर एक एक्सेप्शन हर एक एमसीक्यू है। तो कोई भी आ सकता था, कोई कुछ भी दे सकता है, यहाँ से पूछ लेता है
एक बार फिर से याद कर लो, जहाँ पर एक्सेप्शन वहाँ पर MCQ, सीधी बात है। तो हमने भी यही किया और ये इसका सही जवाब है। आप जो है वो किताब से इसको देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। द क्लेमेंस एंड रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन रिस्पेक्टिवली गिव, क्या देगा? जब रिडक्शन हम करवाते हैं जिंक अमलगम के मौजूदगी में, यानी जिंक लेंगे और Hg यानी कि मर्क्यूरी लेंगे, उसके साथ HCl लेंगे। तो जब ये तीनों रिएजेंट हम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और क्लेमेंस रिडक्शन में हमको मिलता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ही एक, आपको पता है क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ही एक, कौन सा? अल्केन। और अब सिंपल सी बात है, जब एसीटल्डिहाइड जो है रिडक्शन करेगा तो हमको मिलेगा इथेन। ठीक है, हमारे बुक में इथेन की जगह पर ई दी हुई है, इथीन लिखा हुआ है, लेकिन सही जवाब इथेन, क्योंकि ये सेचुरेटेड देगा। और जब एसीटोन रिडक्शन करेगी, क्लेमेंस रिडक्शन करेगा एसीटोन, आपकी मर्जी है, मेल का हो या फीमेल का हो, जो आपकी मर्जी, जो जेंडर का हो, वो देगा प्रोपेन। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। ओके, क्योंकि इसमें मिलेगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन मिलेगा, तो एसीटल्डिहाइड देगा इथेन, जबकि एसीटोन देगा प्रोपेन। ओके, बाकी सारे तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे। ठीक है, बाकी ऑप्शन मैच में नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इन द लेबोरेटरी डाइक्लोरोमीथेन इज रिएक्टेड विथ क्लोरीन गैस अंडर सनलाइट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। ये जो था रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, जो अल्केन फैमिली का सबसे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। वो एडिशन तो करता नहीं, एडिशन की जगह करता है सब्स्टिट्यूशन। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी पेश आता है, वो तब करता है जब हेलोजिनेशन करता है, यानी कि कोई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो ऐड करे अपने साथ, तो उससे हर बार क्या करता है, एक हाइड्रोजन आएगा, उसको रिप्लेस करेगा हेलोजन। तो इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होता हेलोजिनेशन है यानी एडिशन ऑफ हेलोजन है, लेकिन रिएक्शन एडिशन ना होकर सब्स्टिट्यूशन होता है। इसकी वजह यह है कि उसके पास सारे सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है कि वो टूट सके। पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होगा, वो रिप्लेस हो सकता है, वो पाई बॉन्ड होगा नहीं कि वो टूट जाए तो फिर कोई और चीज़ आकर उसके साथ ऐड हो जाए, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अल्केन की केस में। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मीथेन आएगा। जब CH4Cl2 के साथ ऐड किया जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड, CH3 और Cl मिलेगा, प्लस में हमको मिलेगा HCl। ये स्टेप 1 है। इसको मिथाइल क्लोराइड को वंस अगेन हम क्या करवाएंगे, फिर से क्लोरीनेशन कराएंगे, तो फिर से रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, इससे एक और हाइड्रोजन गया, एक और क्लोरीन ऐड हो गया और हमको HCl मिल गया। ठीक है, जहाँ से जो क्लोरीन बचा वो यहाँ से निकले हुए हाइड्रोजन से मिल जाएगा और हमको मिल गया HCl। और ये CH2, ये Cl2, क्योंकि Cl ऑलरेडी है, एक और ऐड हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन। ये वंस अगेन आ जाएगा। ठीक है, CH2Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर से Cl2 के साथ। यही हमसे पूछा जा रहा है कि डाइक्लोरोमीथेन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ। इस बार हमको क्या मिलेगा, CHCl3। ठीक है, CHCl3 हमको मिलेगा, ये लो, हमको मिलेगा CHCl3। एक और हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसकी जगह क्लोरीन ले ली। ठीक है, और वंस अगेन हमको मिल गया HCl। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन गया, क्लोरीन आ गया। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो ये याद कर लेना, हो सकता है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला ही पूछना, एक बार आ चुका है पास्ट में, या फिर ये क्वेश्चन ना देकर ये क्वेश्चन दे दे। तो इस बार वैसे स्टेटमेंट में है ना, तो एक क्वेश्चन आ सकती है, स्टेटमेंट आ सकती है। ये अल्केन का रिएक्शन मेंशन हुए, अल्केन का रिएक्शन है ही एक ये मेन, बाकी तो प्रिपरेशन वगैरह वो तो सब नॉर्मल है। ये एक ही रिएक्शन जो है कि हमारे सिलेबस में भी है और STB में सबसे ज़्यादा MCQ 1-2, मतलब अल्केन से जितने बंदे वो इसमें से ही बनेंगे। तो इसके ये चारों स्टेप कवर करो, हर एक चीज़ का नाम और उसकी स्टेटमेंट और उसके रिएक्शन पर प्रैक्टिस करो, जैसे कि आपका इसमें से कोई MCQ ना आ जा सके। तो एक बार फिर लास्ट में CHCl3 के साथ रिएक्शन होगा Cl2 के साथ। इस बार हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ClCl4 और HCl मिलेगा। हमारा ऑप्शन क्या पूछ रहा था, जब डाइक्लोरोमीथेन
क्या पूछ रहा है, डाइक्लोरोमीथेन जब रिएक्ट करेगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म प्लस HCl मिलेगा। ठीक है, CHCl3 प्लस HCl, ऑप्शन डी। डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 क्लोरीन के साथ मिला, हमको मिला CHCl3 प्लस HCl, ऑप्शन डी मिला हमको। ठीक है, मीथेन ने रिएक्शन किया, मिथाइल क्लोराइड, फिर ये रहा हमारा डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन ने जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो हमको मिला क्लोरोफॉर्म प्लस HCl। ये तो हमने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, लेकिन हो सकता है वो यहाँ पर नाम दे दें, उनको कौन बोलेगा, तो इनके नाम याद कर लेने, क्लोरोफॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये फाइनल प्रोडक्ट है। या हो सकता है पूछ ले आपके कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। तो ये पूछ रहे हैं, या पहला रिएक्शन पूछ रहे हैं कि पहला प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, दूसरा कौन सा मिलेगा, तीसरा कौन सा मिलेगा, तो ये 1 2 3 4 जितने मिलेंगे ये याद कर लेना हमको। ठीक है, उसके अलावा इनके नाम याद कर लें कि कौन से रिएक्शन के साथ। इन्वर्सली पूछ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट से कौन सा रिएक्टेंट हमको मिलना चाहिए, ये पूछ सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से MCQ आ सकता है, तो हमको ये जो ये सारी चीज़ें मेमोराइज होनी चाहिए। ओके, 27 ये मैं उनसे था जिनने ये गलत किया हुआ है, जिनका सही है तो उनके लिए तालियां। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द डैश ऑफ द ऑर्बिटल इन एटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, साइज तो प्रिंसिपल बताता है यानी कि n बताता है, और एनर्जी कौन बताता है, n+L रूल बताता है, शेप अजीमुथल बताता है, ओरिएंटेशन मैग्नेटिक बताता है, तो ऑप्शन डी इसका। ठीक है, ऑप्शन डी। अच्छा, ओरिएंटेशन होती क्या है, ओरिएंटेशन ये होती है कि ऑर्बिटल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है स्पेस में, यानी कि ये मेरे पास पेन है, इसकी शेप वही रहे, ऑर्बिटल की शेप वही रहे, सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे है, पहले सीधी थी अब लेटी हुई है, तो ये ओरिएंटेशन कहलाती है, यानी ऑर्बिटल किस तरीके से स्पीड है स्पेस में, ये ओरिएंटेशन या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, m बताता है हमको। Which test is commonly used to distinguish phenol from alcohol? टोलिन, फेलिंग और बेंडिकेट्स, ये तीनों तो अल्डिहाइड और कीटोन की है ना। तो ये तो सिल्वर मिरर टेस्ट है, जिसमें हमको मिलता है कि क्या मिलता है हमको, ये मिलता है कि अल्डिहाइड और कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट करेंगे और इन दोनों को डिफरेंस पता लग जाएगा हमको कौन सा अल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है। ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है वो अल्कोहल और फिनोल के साथ जब हम देंगे यानी FeCl3। ठीक है, फिनोल को जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको एक क्या बोलेंगे, हमको वायलेट या पर्पल कलर का जो हमको कलर का एक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कलर मिलेगा हमको, क्योंकि ये कलरफुल कंपाउंड बनाता है। ये कलर कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा है ना, तो FeCl3 कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हमको कलर जो मिलेगा वो मिलेगा पर्पल या फिर वायलेट वगैरह मिलेगा हमको। ठीक है, अगर ये कलर मिल गया पक्का समझो ये फिनोल है, अगर कोई भी कलर नहीं मिला तो समझो वो अल्कोहल है, या फिर रिएक्शन ही नहीं हुआ तो समझो अल्कोहल है। Which of the following pair is isostructural? इन सब में से आइसोस्ट्रक्चरल कौन सा जिसका स्ट्रक्चर सेम है? सिंपल से बात है, स्ट्रक्चर उसका सेम होगा जिसके सेंट्रल एटम सेम होंगे और सराउंडिंग एटम एक ही ग्रुप से होंगे। सेम ना भी हो तो सेंट्रल एटम एक ही ग्रुप से हो, सराउंडिंग एटम भले ग्रुप चेंज के हो तो कोई मसला नहीं, वो चलेगा, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये सारे सेम होने चाहिए। तो BH3 की बात करते हैं, बोरान है तीसरे ग्रुप का, हाइड्रोजन पता है आपको उसका कोई अपना ठिकाना है नहीं, वैसे पहले ग्रुप का कहलाता है, तो इसके साथ कोई भी लोन पेयर नहीं है, और अमोनिया के पास 2 लोन पेयर हैं। तो BH3 की जो शेप है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, TPR लिख रहा हूँ, जैसे ट्राइगोनल प्लेनर, इसको खाली TP लिखता हूँ, TP यानी ट्राइगोनल प्लेनर। जबकि अमोनिया की जो शेप है वो है ट्राइगोनल पैरामिडल। क्यों पैरामिडल? मिडल क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और इसका लोन पेयर जो है इसका लोन पेयर इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ना देकर इसके बॉन्ड एंगल 107 पर मोड़ देते, उसके अलावा इसकी शेप भी जो है वो ट्राइगोनल पैरामिडल हो जाती है। अच्छा, PH3 और NF3 ये फास्फोरस और ये नाइट्रोजन दोनों एक ही ग्रुप के हैं और दोनों के पास एक एक लोन पेयर होगा, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी की दोनों की शेप जो होगी वो सेम रहेगी।
आइसो स्ट्रक्चर रहेंगे। इस पर बात करते हैं, ये बोरान है और ये ट्राइफ्लोराइड के साथ एक है। वंस अगेन इसकी ट्राइगोनल पेयर जो है प्लेनर बनेगी, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। फास्फोरस जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तब इसके साथ एक लोन पेयर रह जाएगा, क्योंकि फास्फोरस 5वें ग्रुप का है। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर और ये ट्राइगोनल पैरामिडल, तो ये भी कोई नहीं बना। ये ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पैरामिडल, ये शेप नहीं बनी। ये हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वंस अगेन 5वें ग्रुप का है, इसके पास क्लोरीन 3 ऐड है, तो इसके पास एक लोन पेयर रह जाएगा। तो वंस अगेन इसकी ट्राइगोनल पैरामिडल शेप हो जाएगी। और ये बोरान जो है वो 3रे ग्रुप का है, 3 क्लोरीन ऐड है, तो इसकी ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पैरामिडल, यानी इसकी भी शेप मैच नहीं। तो इसका सही जवाब सिर्फ एक ही है, वो है ऑप्शन बी, जिसमें दोनों के पास लोन पेयर बचेंगे और दोनों की शेप ट्राइगोनल पैरामिडल हो जाएगी। ओके, ट्राइगोनल पैरामिडल दोनों की, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पैरामिडल, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल प्लेनर, लोन पेयर है तो ट्राइगोनल पैरामिडल। ठीक है, इन ये दोनों एक ही ग्रुप के सेंट्रल एटम, दोनों ट्राइगोनल पैरामिडल, तो ये दोनों एक ही है। इसकी बन जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर मौजूद है तो ट्राइगोनल पैरामिडल। इसमें लोन पेयर मौजूद है, ट्राइगोनल पैरामिडल, और इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है ना, पता है ना आपको कि मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है या हाइड्रोजन के साथ या किसी भी एटम के साथ। तो नाइट्रोजन 5वें ग्रुप से है तो ये मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन 4 बनाता है, ये 5 बनाएगा, लेकिन ये 3 बना पा रहा है तो इसके पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो इसकी वजह से इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल पैरामिडल हो जाती है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। ठीक है। 30 Which one of the following compound is not considered a derivative of carboxylic acid? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव कौन सा नहीं है? एसिड क्लोराइड बिल्कुल है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। एसिड एनहाइड्राइड भी है, नाइट्राइल भी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट, मतलब उसका डेरिवेटिव नहीं है। कन्वर्ट होना एक अलग बात है, रिएक्शन करना या प्रीपेशन वाला एक बात है, लेकिन इसका डेरिवेटिव नहीं है, यानी उसमें से सीधा सीधा नहीं बन रहा। लेकिन ये तो बन रहे, एसिड क्लोराइड तो बन जाता है जब हम क्या बोलते हैं, जब कार्बोनाइल ग्रुप में से H को निकाल कर हम कोई भी यहाँ पर हेलोजिनेट कर लें तो एसिड क्लोराइड हमको मिल जाता है। इस तरीके से एसिड एनहाइड्राइड है, नाइट्राइल है। अल्डिहाइड एक वाहिद है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव नहीं है यहाँ पर, बाकी तीनों के तीनों डेरिवेटिव है। ठीक है, उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जो कि वैसे गलत है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज हक्कल्स रूल्स या हक्कल्स रूल्स विथ डैश इलेक्ट्रॉन, यानी कौन सा कंपाउंड और कौन से फार्मूले से, यानी कितना फार्मूला क्या बताता है, वो काउंट करता है पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन फार्मूले के स्ट्रक्चर में और कौन सा, तो फॉलो करेगा एरोमेटिक मॉलिक्यूल। ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, इसको निकाल लो। तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं वैसे। अब टोलिन, सोडियम, बेंजीन सल्फोनेट, तीनों के तीनों एरोमेटिक है। अब आते हैं हम के पाए के तादाद क्या है, 4n + 2 पाए नहीं, 2n + 2 पाए, तो ये हो जाएगा 4n + 4 पाए नहीं, 4n + 2 पाए बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन डी। एक पहले में तो कंपाउंड गलत है, बाकी तीनों में फार्मूला गलत है। फार्मूला सही है 4n + 2 पाए, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो कि एरोमेटिक एक कंपाउंड है, ये फॉलो करेगा हक्कल्स रूल को। ठीक है, नॉन एरोमेटिक नहीं फॉलो करता, एरोमेटिक करता है। अगला सवाल, व्हेन 1.5 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट यानी CuSO4.5H2O is dissolved completely in a water, how many total particles are produced in the solution? याद रख लेना मेरी बात। सबसे पहले कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसको देखते हैं। CuSO4 ये ओके 5H2O। तो जब ये डिजोल्व होगा तो ये 3 आयंस में या इलेक्ट्रोलाइट्स में टूटेगा। कितने में, एक तो टूटेगा कॉपर्स में
यानी ये एक आयन मिला हमको, ठीक है, 2 प्लस, तो ये हमने प्लस दे दिया। दूसरा सल्फेट आयन में, तीसरा 5H2O में, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। लेकिन वाटर जो होगा उससे ऑलरेडी 5 के साथ अटैच है, तो 5 ये 1 + 1 टोटल 7, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 5 है ना, 1 और 1 2 और 5 ये 7। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो क्या करते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 5 7 इधर 53, 1 7 is 7, 7 + 3 10.5, ठीक है, ऐसे होगा, लग तो ऐसे रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा साइड पर रखकर इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, कितने से, 6.02 से। सो हो गया 10 1 0 1, ये हो गया 2, ठीक है, 0 0 0, ये बन गया 6 5 30, 3 ऊपर 0 3, ये रहा 6, 0 1 2 3 और 6, ओके। क्या हमको मिल गया, कितने, अच्छा पॉइंट 1 2 3 1 2 3 63.210 10⁻23। यहाँ इसको मैं ऊपर कहीं लिखता हूँ, ये सेम चीज़ यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि थोड़ा देखने में आ सके। 63.2, ठीक है, 10 को तो छोड़ दो, 10⁻23, इस पॉइंट को इधर लाओ, 6.32 10⁻24। अब ऑप्शन में ढूंढो, 6.323 10⁻24, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। और जो इलेक्ट्रोलाइट मिलेंगे वो 7 मिलेंगे, क्योंकि 5 ऑलरेडी अटैच है ना, ये बहुत भाइयों ने मेरे 3 कर दिया ऐड, तो कोई मसला नहीं। यहाँ पर ये 5 ऐड है तो ये 5 ऐड होगा, इसमें टोटल 7 से मल्टीप्लाई होगा, कोई मसला नहीं। तरीक़ेकार सही था, जस्ट कन्फ्यूजन इसमें हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, ठीक है ना। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, और हमारे टेस्ट का मकसद भी यही था कि हम कुछ सीखें। क्या सीखें, कुछ भी सीखें, कोई गलती। भाई देखो, अगर कोई बंदा होशियार है, 100% तकरीबन उसका सिलेबस कवर है, बहुत सारे MCQ की प्रैक्टिस की हुई है, तो भी उसको कुछ ना कुछ नया मिला होगा। मिसाल के तौर पर उसने, मान लेते हैं, गर्मी को हैंडल करना सीख लिया, तो गर्मी कैंडिकेट में गर्मी नहीं होगी, क्या सर्दी आ जाएगी, नहीं ना। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में गर्मी तो रहेगी, सिस्टम इतना अच्छा होगा ही नहीं, क्या भी कर लो, ठीक है, तो गर्मी तो होगी, ऑफ कोर्स होगी, तो अच्छी बात है, थोड़ी गर्मी की प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, उसके अलावा डिप्रेशन, तो इतने बड़े प्रेशर को हैंडल करना, ये भी बड़ी अच्छी बात की। टाइम मैनेजमेंट आपने सीख ली होगी, नहीं तो आपने ट्राई किया होगा, अगली बार आपको प्रेशर थोड़ा कम रहेगा, ठीक है, जिन्होंने पहली बार टेस्ट दी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, हमारा भी बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा, और बहुत अच्छे अच्छे लड़कों थे जो वो कैंडिडेट थे, वो हमसे मिले, और निहायत बेहतरीन अंदाज में टेस्ट कंडक्ट हो गई। माशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है, ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, ये आपने सीखा होगा। उसके अलावा प्रेशर को हैंडल करना, और MCQ को किस तरीके से सॉल्व करना है। और सबसे अहम बात कि मैं आपको क्या मिसाल दूं, जैसे सपोज़ करो हमारे मोहल्ले में शादी है, और हम क्या हो गए, हम तैयार होकर और संवर कर, बिल्कुल कपड़े न्यू पहन कर, हम सफ़ा रेडी होकर बैठ गए घर। अब जब चलने का टाइम होता है तब हम क्या करते हैं, ऐसे चलते तो नहीं, जबकि हमने खुद अपने आप को तैयार किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आईने के सामने अपने आप को देखते हैं कि भाई कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, मेरे बाल सेट हैं, या फिर कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। तो मामला ये होता है, जब हम MD कैट पर की टेस्ट पर जा रहे हैं, तो समझो वो एक शादी है, उसको शादी मान लो, और हमारी जो आज की टेस्ट है वो उसको आईना मान लो। अगर कोई फॉल्ट होगा, इससे पहले कि वो फॉल्ट आप MD कैट की टेस्ट में करते, इससे बेहतर है आज के लिए। अच्छा, एक बात और बताओ मज़े की, आप में से मैक्सिमम बंदे ये सोच रहे होंगे, या ऐसे सोचते हैं कि जिनका एक MCQ गलत हो गया, सपोज़ करो, ठीक है ना, मान लेते हैं अभी गलत हो ही जाता है, तो हम ये सोचते हैं या इसको इग्नोर कर लेते हैं कि ये MD कैट के एक्चुअल टेस्ट में MCQ थोड़ी ना आएगा,
कि हम जाकर इसको प्रैक्टिस करें। गलती हो गया, ये तो MRB वालों का था या फलां टेस्टिंग सर्विस का था, ये थोड़ी ना आएगा ओरिजिनल। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, नहीं है ऐसा। ये एक MCQ गलत हुआ, इसका मतलब ये है यू लैक द क्लियरिटी ऑफ डेट टॉपिक। ठीक है, जहाँ से MCQ आया है उस टॉपिक की डेप्थ आपको समझ नहीं आती है, उस पर आपका थोड़ा फोकस कम है। तो बराए मेहरबानी करें इस चीज़ को इग्नोर मत करो, ये मेरी आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है। वरना जस्ट 15 दिन बचे, ये मेरे लाइनें लिख लो। जो MCQ आपके गलत हुए हैं वहाँ से अगर कोई MCQ आ गया तो आपका वो भी गलत रहेगा। 90% केसेस में गलत रहेगा, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमने देखा है और किया भी हुआ है। हम खुद ऐसे करते हैं, क्या ही छुपाना, क्योंकि हम तुम सब एक ही, तो क्या ही फ़र्क रह जाएगा, हमें तुम्हें सब सेम है, कोई मसला नहीं है। मसला ये समझने का, ठीक है। जिस वजह से आपने टेस्ट दी थी कि भाई हमको प्रैक्टिस हो जाएगी, हमको पता लग जाएगा हमारी खामियां खूबियां, तो जब वो आपके सामने नज़र आ जाए तो मैं बराए मेहरबानी करके उस पर काम करना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको खुश रखे। 33 पर आते हैं। द मॉडरेट क्लाइमेट एंड टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरियाज आर मेनली रेगुलेटेड ड्यू टू हाई। अच्छा, वाटर की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट में मॉडरेट टेम्परेचर रहता है और कोस्टल एरियाज में भी टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। तो उससे जो अच्छी, और ये हमारे STB की लाइन है, क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये नहीं कि पानी को सिर्फ गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, वो तो लगता ही है ऑफ कोर्स, लेकिन इसका मतलब एक ये भी है तो उसको ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है ना। हाँ, दोनों बात सेम है। ऐसे समझो कि मान लो यहाँ पे रेगिस्तान हो, यहाँ पर समुद्र हो, यहाँ पर दरिया हो, मान लो दरिया हो, सिंधु दरिया हो, यहाँ पर रेगिस्तान हो, तो जब धूप होगी तो गर्मी होगी, ठीक है। रेगिस्तान भी गर्म होगा, पानी भी गर्म होगा। पहले रेगिस्तान गर्म होगा, फिर पानी गर्म होगा। सारा दिन के टाइम रेगिस्तान पहले गर्म होगा, पानी बाद में गर्म होगा, ड्यू टू हीट कैपेसिटी। जब रात हो जाएगी तो पानी भी ठंडा होने लग जाएगा, रेगिस्तान भी, फिर रेगिस्तान जल्दी ठंडा हो जाएगा, पानी देर तक गर्म रहेगा, क्योंकि हीट कैपेसिटी तो दोनों देगी। अगर गर्म जल्दी हो रहा है तो वैसे समझो कि वो मतलब गर्म देर से हो रहा है तो ठंडा भी देर से होगा। तो इसी वजह से जो माहौल का टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट होता है हीट कैपेसिटी की वजह से। विस्कोसिटी का तो इससे कोई ताल्लुक है नहीं, सरफेस टेंशन का भी नहीं है, एनोमलिस बिहेवियर है। लेकिन सही जवाब ऑप्शन सी है, ठीक है। तो ये बात टिक कर लेना और अपने जहन में बिठा लेना। STB की लाइन है भाई, Which of the following pairs correctly identify an alkyl halide that undergo SN2 most readily and an alkyl halide that undergo E1 most readily। यानी हमको ये बताना है, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, है ना। हाँ, E1 का क्या है, इसका है उल्टा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये रहा। अब हम देखते हैं पहले वाला क्या है। पहले वाला हमसे पूछ के आ रहा है रेडली अंडर देयर रिस्पेक्टिव फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है, फिर एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में पहले 1 डिग्री, तो ये रहा हमारा 1 डिग्री, और एलिमिनेशन का पहले 3 डिग्री, तो 1 डिग्री 3 डिग्री, ऑप्शन ए सही है। ये 3 डिग्री 1 डिग्री नहीं, ये फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं, ये भी नहीं, ठीक है, और ये भी नहीं, क्योंकि ये दोनों 3 डिग्री है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये क्लियरली 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो सबसे करेक्ट जवाब यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद कर लो, सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर भी आ सकता है, या फिर E1 का आ सकता है, या कौन सा सबसे अच्छा SN2 देगा वो भी आ सकता है। तो हमको फिर ये टिक करना होगा, जो 1 डिग्री जो भी होगा वहाँ पर। अगर E1 का ऑर्डर पूछे या पूछ ले कोई कंपाउंड आ जाए तो MCQ देखो, इस एक MCQ से आपके 4-5 MCQ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। SN2 का ऑर्डर, E1 का ऑर्डर 2, SN2 का सबसे ज़्यादा सबसे कम कौन इसको फेवर करेगा, E1 को सबसे ज़्यादा रेडली कौन अंडरगो मतलब रिएक्शन कौन सा कंपाउंड अंडरगो जाएगा E1 से, जो सबसे रेडली फास्ट रिएक्ट करेगा, सबसे स्लो कौन करेगा। तो E1 SN2 दोनों का कंपेरेटिवली
2 to 3 MCQ आपके कवर हो गए। यानी मैं भी यही बोल रहा हूँ आपको कि प्रैक्टिस करो, जो अगर गलतियाँ खामियाँ आई हैं तो उसको अभी से अभी क्लियर करो, ठीक है। ये आपके एक अपॉर्चुनिटी समझो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गेसेस फ्रॉम द मोस्ट आइडियल टू लीस्ट आइडियल। इसको छोड़कर पहले बताओ कि मोस्ट आइडियल बिहेवियर कौन सी गैस बिहेव करती है। तो सही जवाब इसका हीलियम, ठीक है। सबसे लीस्ट आइडियल बाय CO2, तो हमको जाना कहाँ पर है, हीलियम से CO2। इंक्रीजिंग डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, याद रखना ये जो मेन चीज जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इंक्रीजिंग डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है हर चीज। तो हीलियम से CO2 की तरफ जाना है, ये हीलियम से CO2 की तरफ जाए, इसको पॉइंट आउट करते हैं, ये जवाब में आएगा हीलियम टू CO2, ठीक है, ऑप्शन बी। अब दूसरा H2 से CO2, ये तो नहीं होने वाला, हीलियम से O2 ये भी नहीं होने वाला, तो हमने 2 रिमूव कर दिए क्योंकि हीलियम टू CO2 जाना है। अब A B में से कोई एक होगा, क्या होगा, ये क्या हो रहा है, हीलियम, उसके बाद H2, फिर N2, फिर O2, फिर CO2। अब मुझे ज़रा ये बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना है हमको, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट आइडियल है हीलियम। क्या जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा डिविएट करता है हीलियम से, या N2 जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा डिविएट करता है, या O2 ज़्यादा डिविएट करता है N2 से। तो भाई जिसका जितना मास होगा वो उतना ही ज़्यादा डिविएट करेगा, ठीक है। इसका जो सबसे सही ऑप्शन है वो है बी। क्यों सही है वो देखो, सबसे मोस्ट आइडियल हीलियम, यानी आइडियल जैसी, सबसे ज़्यादा आइडियल जैसी है वो हीलियम है। ये जो हाइड्रोजन है वो इससे थोड़ा कम आइडियल है ना, हीलियम से कम आइडियल है, तो ये ज़्यादा डिफरेंस दिखाएगा। तो हमको यही बता रहा है कि इंक्रीजिंग डिविएशन ऑर्डर, यानी हीलियम से हाइड्रोजन ज़्यादा डिविएशन दिखा रहा है, फिर हाइड्रोजन से नाइट्रोजन ज़्यादा डिविएशन दिखा रहा है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ज़्यादा डिविएशन दिखा रहा है, यानी फ़र्क दिखा रहा है, और ऑक्सीजन से CO2 ज़्यादा डिविएशन दिखा रहा है। तो हम हीलियम टू CO2 आ रहे हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहे हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड अलजेब्रिक प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम, उसको क्या बोलेंगे, तो क्या इंटरनल एनर्जी E प्लस अलजेब्रिक प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम यानी PV, इसको क्या बोलते हैं, इसको H से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि इंथाल्पी से लिखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, H इज इक्वल टू E प्लस PV, इसको हम इंथाल्पी बोलते हैं ना भाई, जब सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, इसको हम इंथाल्पी करके लिखते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। Which allotrope of carbon is assigned to a standard enthalpy of formation of 0 at 25 centigrade and Hick atmosphere, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है, डायमंड, नहीं भाई, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, इसलिए इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो ज़ीरो नहीं है, इसकी ज़ीरो नहीं है, इसकी तकरीबन 1.95 या 1.9 पक्का, आगे 4 या 5 इतना होगी, वो भी प्लस में। ग्रेफाइट इसकी ज़ीरो होगी क्योंकि ये स्टेबल है, कार्बन का ये जो एलोट्रॉप है वो स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू डायमंड के, ठीक है। ये कूल तो होगा नहीं, ये तो सारे हो गए नहीं, तो इन दोनों में से मसला था, तो इसका सही जवाब है बी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी हमारे बुक में मेंशन की हुई है, लाइन है, हमारे बुक की लाइन है, तो बुक की लाइन है तो कोई भी MCQ आ सकता है यहाँ से, तो ये हमारे बुक की बाकायदा लाइन है, और उसमें लाइन में ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ग्रेफाइट जो है वो स्टेबल एलिमेंट है एज़ कम्पेयर टू डायमंड के, और डायमंड अनस्टेबल है, इसकी वजह से इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि यही कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी को शो करता है, ज़ीरो शो करता है 25 सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर पर। ओके, 38 द 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन आर प्रेजेंट इन, बेंजीन के जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से ऑर्बिटल में होते हैं, S में, P में, D में, या हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली। तो ये तो भाई सबसे आसान था,
ऑप्शन बी यानी कि पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल में आते ही 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पाई इलेक्ट्रॉन होते भी पी ऑर्बिटल में। ओके, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2, ठीक है, इक्विवेलेंट एरो 2NH3, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, साथ में हमको मिल रही है थोड़ी सी हीट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन गिव द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, कौन सी कंडीशन? तो इनको छोड़कर पहले ये देखो कि अगर ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो रेट उस तरफ शिफ्ट होगा, या वो रेट ज़्यादा बढ़ेगा जिस साइड नंबर ऑफ मोल कम हो, है ना। हाँ, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, 4 ज़्यादा 2 कम। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्रेशर इस तरफ चला जाएगा, यानी प्रोडक्ट हमको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला हमको क्या रखना है? प्रेशर हाई रखना है। रख लिया प्रेशर हाई। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, हीट प्रोडक्ट साइड है, इसका मतलब है ये हीट इवॉल्व कर रहा है, यानी ये एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक के लिए हीट कम करनी चाहिए या ज़्यादा करनी चाहिए? भाई जो खुद एक्सोथर्मिक है उसके लिए हीट कम करनी चाहिए, लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ऑप्शन ए। ठीक है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर नहीं। ओके, 40 डाईमिथाइल, हमारे पेपर में इथाइल हो गया था। ठीक है, डाईमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल आर एग्जांपल ऑफ। सबसे पहली बात, एम इधर उधर हो गई थी, ये डाईमिथाइल ईथर था, और ये जो गलती हुई है सबके पेपर में हुई है, यानी ऑल ओवर जिस डिस्ट्रिक्ट में हम गए थे वहाँ पर गलती हो गई है। अब हो गई है तो हो गई है, अब हम इसको क्या करें? ठीक है, मतलब अफसोस है हमको, ऐसे नहीं कि हम प्राउडली बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, अफसोस है अपनी जगह, लेकिन अब हो तो गई ना, तो सबके लिए हो गई थी। ठीक है, तो अब हम ज़ाहिर बात है हाथ से तो करेंगे नहीं कि भाई हम यहाँ से मिटा दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि अगर एम रह भी गई हमसे, सपोज करो, तो फिर से एक कंपाउंड बन रहा है ना, ये मामला हो गया था। सो एम किसी वजह से नहीं आ गई, या फिर टाइपिंग करते वक्त हाथ लग गया होगा, एक ही तो अक्षर की बात है, एक ही लेटर की बात है, तो ये गलती हो गई। और इसका सही जवाब अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों में जो है फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। और एक सवाल है, एक छोटी सी गलती है इसमें, और वो सबके लिए थी, और हमारा पर्पज़ फिर भी वही रहता है कि अब तो जो हुआ सो हुआ, खैर टेस्ट हो गए, लेकिन इससे भी हमको ये देखना चाहिए, अगर जिन जिन बंदों का उनको पता था कि ये एमसीक्यू गलत हो रहा है, किस वजह से गलत हो रहा है, या सवाल में कौन सी मिस्टेक आ रही है, तो भाई मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी नॉलेज को, और आपको बस ऐसे समझो कि एडवांस में मुबारक दे रहा हूँ, लेकिन आपको एक एडवाइस भी दे रहा हूँ कि कीप अप डूइंग। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और ये रहा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है, डाईमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल, ये दोनों किस चीज़ के एग्जाम्पल है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के एग्जाम्पल है। व्हाट इज द सिस्टमिक IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C कार्बन CH3 यानी कि मिथाइल। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करते हैं? नंबर देते हैं, कहाँ से? जिस पास है डबल बॉन्ड नज़दीक वहाँ से, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसे क्या देंगे? पहले इन को प्रायोरिटी देंगे, तो कितने कार्बन है? 5, तो ये क्या बन जाएगा? पेंट। सबको पेंट पहनी हुई है। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा? इसको निकाल देते हैं, पेंट 1 इन। ठीक है, पेंट 1 इन, और तीसरे नंबर पर है आइन, तो 3 आइन। बाकी तो पेंट 3 आइन, पेंट 3 आइन, नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन सी एक। ओके, तो पेंट 1 इन 3 आइन इसका सही जवाब है, और ये भी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का सही गया होगा इंशाल्लाह। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन बेंजीन द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो एक बीच में हमको, ठीक है, क्या मिलता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिलता है। इसको दूसरा अरेनियम आयन भी बोला जाता है। ठीक है, अरेनियम आयन,
इसको अरेनियम आयन भी बोला जाता है। और ये वो जगह है जहाँ पर बेंजीन की टेम्पररी एरोमेटिसिटी लॉस होती है। एरोमेटिसिटी लॉस होती है, लेकिन टेम्पररी उसकी एरोमेटिक नेचर जो है वो थोड़ी लॉस हो जाती है, और वहाँ पर बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको अरेनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। Which of the following correctly pairs the bond date breaks when an alcohol react with a nucleophile and the corresponding to order of reactivity of alcohol for date for okay। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, तो बॉन्ड कौन सी टूटेगी? कार्बन ऑक्सीजन। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगी, और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, बात खत्म। अब इसको ऑप्शन में ढूंढो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं, कार्बन ऑक्सीजन 1 डिग्री नहीं, कार्बन ऑक्सीजन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हमेशा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ही टूटेगी, और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगी। फिर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ऑर्डर बन जाएगा। तो ये दोनों ही याद कर लो, इन दोनों में से कोई भी एमसीक्यू आ सकता है, और इसका हाई वेटेज, हाई परसेंटेज है कि ये एमसीक्यू आ जाए। व्हाट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक और फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर अल्कीन? अल्कीन की सबसे अच्छी नहीं, हाँ अच्छी आदत कौन सी है? अच्छा रिएक्शन कौन सा है उसका? फ्री रेडिकल अल्केन का, एलिमिनेशन नहीं, एलिमिनेशन है लेकिन इतना नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्काइल हैलाइड, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये करता है अल्कीन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है अल्कीन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक नेचर शो करता है अल्कीन की। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। यार, द साइन ऑफ वर्क शुड बी टेकन एज पॉजिटिव व्हेन द सिस्टम अंडरगोज। जब वर्क की साइन पॉजिटिव ली जाएगी जब सिस्टम क्या करेगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम निगेटिव। अगर सिस्टम काम कर रहा है, जैसे इंजन है वो काम खुद कर रही है तो वो निगेटिव, क्योंकि वो खुद कर रही है ना, तो एनर्जी उसमें खर्च होगी। वर्क डन ऑन सिस्टम, जब हम सिस्टम पर काम करेंगे, यहाँ पर सिस्टम में एक कंप्रेशन करेंगे क्योंकि बाहर से फोर्स देंगे और उस चीज़ को ऐसे धकेलेंगे, तो सिस्टम पर काम हो रहा है। ठीक है, तो जब सिस्टम पर काम होगा तो वो कंप्रेशन होगा, यानी कि ऑप्शन सी। बाकी थर्मोकेमिकल एक्सपेंशन तो होगा नहीं, हीट एब्जॉर्प्शन कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस नहीं भाई। कंप्रेशन यहाँ पर एक सही चीज़ है, जिसका मतलब ये है कि सिस्टम पर काम हो रहा है, और जब सिस्टम पर काम होता है तो हम क्या करते हैं? वर्क की साइन पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और आपकी हर मुसीबत को आसान फरमाए। और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। क्या करें, पहले से मुसीबतें कम हैं कि बीच में मक्खी आ रही है। बहरहाल कोई बात नहीं, मुसीबतें छोटी छोटी तो आती रहेंगी। ठीक है, कभी मक्खी बनकर कभी कुछ बनकर। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।